स्टूडेंट्स, मैं राम नरेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में नया टॉपिक पढ़ाना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामन आपको पढ़ाना है। तो रैखिक प्रोग्रामन में पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले एलपी में उद्देश्य फलन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि कोई भी चीज़, हम जैसे कोई भी धंधा करना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारा एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है कि हम किस उद्देश्य से करेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कम लागत हो। तो हर क्वेश्चन का, हर बिजनेस का एक पर्पज़ होता है कि जेड आपका मैक्सिमाइजेशन हो। अगर प्रॉफिट जेड है तो जेड आपका मैक्सिमाइज हो, अधिकतम हो, तो इसको हम बोलते हैं उद्देश्य फलन। जैसे ये आपका क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत ये आपके कांस्टेंट्स हैं और ये जो नीचे लिखा है, जिसका लिखा है z बराबर 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, इसमें से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो इसमें उद्देश्य फलन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। मतलब आप फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं कि मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला नंबर हो गया, देखिए उद्देश्य फलन, इसमें दो चीज़ें हो गई, मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। दूसरी चीज़ होती है व्यवरोध, यानी कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इसको। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है, एक रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसी को हम व्यवरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में कुछ हम मज़दूर लगाते हैं, उनमें से मज़दूरों के काम करने का जो निर्धारित समय 10 घंटा है, फैक्ट्री के खुलने का समय 12 घंटा है, और तमाम अलग अलग विभागों में अलग अलग चीज़ों में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, इन्हीं को हम व्यवरोध बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शंस है, मान लीजिए एक व्यापारी ने x कुर्सियाँ खरीदी, y मेज़ें खरीदी, तो इसमें देखिए रिस्ट्रिक्शंस है कि दोनों का सम 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों का जोड़ x + y ≤ 50। उसके बाद दूसरा इक्वेशन है 3x + y ≤ 90। तो जो ≤ या ≥ ये लिखा होता है तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। ये सभी कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स के बाद हम आते हैं रैखिक समीकरणों में। रैखिक समीकरण हमने पिछली क्लास में 11th क्लास में पढ़ी हुई है। रैखिक समीकरणों में लीनियर इनइक्वालिटीज़, इसकी सहायता से हम इन कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं रैखिक समीकरणों की सहायता से। उसके बाद आलेख खींचते हैं, प्लॉट द ग्राफ को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद उसके बाद सुसंगत क्षेत्र जो होता है, फिजिबल रीजन जो होता है आपका, वो दो तरह का हो सकता है। पहला रीजन हो सकता है परिबद्ध, बाउंडेड रीजन, और दूसरा रीजन हो सकता है अपरिबद्ध। जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट है, कोई ग्राफ इस तरह का है, ये आपका ये है, तो ये आपका बाउंडेड रीजन होगा क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। बाउंडेड रीजन, परिबद्ध क्षेत्र वह होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है। उसके बाद अपरिबद्ध क्षेत्र ऐसा होता है जो घिरा नहीं होता, खुला होता है। जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से है, और ये वाला जो एरिया है, ये देखिए ये खुला हुआ पोर्शन होता है इसका, ये चारों तरफ से बंद नहीं होता है, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड रीजन दो तरह के फिजिबल रीजन होते हैं, यानी सुसंगत क्षेत्र होते हैं। इसमें से इसके बाद जहाँ जहाँ पर ये काटते हैं, जहाँ जहाँ पर ये रेखाएं काटती हैं, उनसे जो पॉइंट निकलते हैं उनको बोलते हैं शीर्ष या कोणीय बिंदु।
कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे। इतने स्टेप्स हैं। इतने स्टेप्स के बाद अगर आपका सुसंगत क्षेत्र यानी फिजिबल रीजन परिबद्ध है तो आपको क्या करना है, यदि फिजिबल रीजन परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर बाउंडेड रीजन और यहाँ पर अनबाउंडेड रीजन। अगर आपका सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है यानी बाउंडेड है तो आपको ये 4 चीज़ें निकालनी। पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये डिसाइड कर देगा मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, इसमें जो भी लिखा होगा। दूसरी चीज़ ऑप्टिमाइजेशन यानी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइज ऑब्लिक मिनिमाइज। उसके बाद तीसरी चीज़ ये जो कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। उसके बाद कांस्टेंट से लीनियर इनइक्वालिटी की सहायता से आप प्लॉट कर देंगे, ग्राफ खींच देंगे। ग्राफ खींचने के बाद आपके कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे। ये इतनी चीज़ें आ जाएंगी। इसको आप एक ही नंबर मान सकते हो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये आप एक ही नंबर में मान सकते हो। ये यहाँ तक तब करना है जब आपका बाउंडेड रीजन होता है। अगर अनबाउंडेड रीजन होता है तो ये 4 चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। एक 5वां नंबर आपको बताया जाएगा, वो सीधे आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी। 5वीं कंडीशन। 2 तरह के क्वेश्चन होंगे, बाउंडेड रीजन वाले और अनबाउंडेड रीजन वाले। तो अगर रीजन बाउंडेड है तो आपको 4 पॉइंट तक करना है। उसके बाद यहीं से आपका जेड में एक्स वाई की वैल्यू रख के जिस पॉइंट पर मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसको बोला जाता है जेड मैक्स या जेड मिनिमम। जैसे जेड का अधिकतम मान है तो उसको बोलेंगे जेड मैक्स, और जेड का न्यूनतम मान है तो जेड मिनिमम। इस तरह से लिखा जाता है। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती हैं। लेकिन अगर रीजन अनबाउंडेड है तो 4 के बाद 5वां पॉइंट है, वो सीधे आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी अभी आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे। एग्जाम्पल 1 लेके चलते हैं इस टॉपिक का। एग्जाम्पल 1 देखिए, आलेख द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करना है। ये आपको कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं और ये जेड का मान दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x + y ≤ 50, ये पहली इनइक्वालिटी दी गई है। दूसरी 3x + y ≤ 90, x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, और ये z इक्वल 4x + y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये इतना हमने शॉर्ट में लिख लिया। शॉर्ट में लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसको समीकरण के रूप में लिखना है, इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो x + y = 50 हो जाएगा। फिर इसको अंताखंड रूप में लिखेंगे। दूसरे वाले को भी हम लिख लेते हैं, 3x + y = 90 हो जाएगा। इसको हम अंताखंड के रूप में लिखेंगे, मतलब 50 से हम भाग दे देंगे दोनों साइड में। तो x/50 + y/50 = 50/51 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 90 से डिवाइड कर देंगे तो 3x/90 y/90 = 90/91 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x/30 y/90 = 1। तो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया पहला।
दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गया। उसके बाद इसको हम पहला इक्वेशन डाल देते हैं और इसको हम दूसरा इक्वेशन डाल देते हैं। ऐसा करने के बाद हम फिर ग्राफ खींचते हैं इनके बीच में। ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये आपका O है। यहाँ पर x अक्ष में देखना है कि अधिकतम कितना मान आ रहा है। ये x के पॉइंट हैं, ये 50 30 में मैक्सिमम 50 है, तो 50 तक हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने हिसाब से 20-20 के खाने बनाकर। ये 20 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। 20 40 60। उसके बाद इसी तरह ऊपर कर लेंगे 20 40 60 80 और यहाँ पर हो जाएगा 100। 20 40 60 80, यहाँ पर आपका हो जाएगा 100। उसके बाद सबसे पहले हम x पहला वाला इक्वेशन देखते हैं, x अपान 50 प्लस y अपान 50। x अक्ष में 50 पर हम स्केल रखते हैं, y अक्ष में 50 पर स्केल रखते हैं। उसके बाद इन दोनों को हम स्केल से मिला देते हैं। उसके बाद दूसरा वाला देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपान 30 प्लस y अपान 90 इक्वल 1। तो x एक्सिस पे 30 पे रखते हैं स्केल को, y एक्सिस पर 90 पे रखते हैं और इसको हम मिला देते हैं बिल्कुल सीधे। ऐसा करने के बाद इनको हम नाम दे देते हैं। ये A पॉइंट हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, उसके बाद ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा। ये सभी पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, जिनको हम कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, वही हम निकालते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए ये 30 है तो A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 30, 0। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 30, 0। B के हो जाएंगे 50, 0। C के बाद में निकालेंगे, D के हो जाएंगे 0, 50 क्योंकि y एक्सिस है, और ये हो जाएंगे E के 0, 90। और C के देखिए दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। ये दोनों समीकरण जो पहला और दूसरा देख रहे हैं, इनको जो काट रही रेखा वो पॉइंट C है, जो बिंदु काट रहा है वो पॉइंट C पर काट रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो ऐसे हम रफली सॉल्व कर देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इक्वल 50 आएगा, 3x प्लस वाई इक्वल 90 आएगा। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। -2x इक्वल 40 माइनस का x इक्वल आ जाएगा आपका 20। x की वैल्यू रख देंगे तो y आ जाएगा 30। तो इसके पॉइंट निकालने के लिए आपको इन दोनों को हल करना होगा। रफ में कर लें या फेयर में कर लें। तो C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 20, 30। ऐसा करने के बाद इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले पहला इक्वेशन, ये पहली इनइक्वालिटी ये लिखी हुई है, दूसरी इनइक्वालिटी ये लिखी है। इसमें हम ट्रू फॉल्स के लिए बता दूं कि इसमें हम x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 प्लस 0, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 50। पहले वाले के लिए इसमें भी रखते हैं 0, ये भी आएगा 0 प्लस 0, 0
0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 90। अब आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने x और y की जगह 0 रखा, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लिख दिया। तो आपको ये देखना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। 50 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा, तो ये आपका ट्रू है। ये भी 90 भी 0 से बड़ा होगा, तो ये भी आपका ट्रू है। 50 भी ट्रू है, 90 भी ट्रू है, यानी पहला वाला भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है। ट्रू पर क्या होता है, जो आपका ग्राफ होता है उसमें रेखाएं अंदर की तरफ आती, एक्सिस की तरफ आती हैं, अक्ष की तरफ आती। कहने का मतलब है कि जैसे पहली वाली लाइन आपकी ये है x + y = 50 वाली, तो इसमें जो प्लॉटिंग होगी, शेडिंग होगी, वो अंदर की तरफ होगी, अक्ष की तरफ होगी। अगर फॉल्स होता है तो बाहर की तरफ होगी, अक्ष से दूर जाएगी। तो अक्ष की तरफ करने का मतलब है इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं इस तरह से, पहले वाले इक्वेशन को, क्योंकि पहली वाली लाइन आपकी ये रही। दूसरी वाली लाइन देखिए, ये वाली है, ये भी ट्रू है, ये भी अंदर की तरफ आएगी, तो इसको भी 90 डिग्री पर सेट कर देते हैं। ऐसा करने के बाद वो एरिया इसमें देखा जाता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन आपको दिख रही हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन का मतलब है कि वो वाला एरिया आपको सेलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेखाएं जा रही हैं, तो वो एरिया आपका ये वाला हो जाएगा। मैं इसको और डार्क किए देता हूँ, ये एरिया आपका हो जाएगा इतना, ये एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एरिया मोस्ट शेडेड एरिया है, सबसे ज़्यादा यहाँ से रेखाएं निकल रही हैं, पास हो रही हैं, तो इनके पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं शीर्ष या बिंदु लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं z का मान, z बराबर है 4x + y। यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट कौन सा है, O है। इसके अंतर्गत जितने भी पॉइंट होते हैं यहाँ पर लिखे जाते हैं O, A, C, D। O के पॉइंट्स हैं 0, 0। A के हैं, देखिए A के हैं आपके 30, 0, 30, 0। C के हैं 20, 30, क्योंकि B इस रीजन में नहीं आता है। बस इतना केवल आपको लेना है, इसमें जितने भी पॉइंट हैं O, A, C, D वो आपको लेने हैं 4 पॉइंट। D में आता है 0, 50। अब सबके मान निकालने हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जब ये O में 0, 0 x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद इसमें रखेंगे x की जगह 30, y की जगह 0, तो 120 हो जाएगी। ये हो जाएगी 80 और 30 110 हो जाएगा। उसके बाद ये 50 हो जाएगी। इसमें से आपको ये देखना है जो आपसे पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अधिकतम मान पूछा जा रहा है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा अधिकतम है। 120 ये अधिकतम है, इसके आगे हम अधिकतम लिख देंगे और आंसर में लिख दिया जाएगा z का बिंदु, किस बिंदु पर मान अधिकतम है, A 30, 0 पर अधिकतम मान 120 है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट आपको लिख देना है और इसका मान लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, ये आपको कांस्टेंट्स दिए गए हैं, व्यवरोध दिए गए हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z दिया गया है, z इक्वल 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो आपको इनइक्वलिटीज़ दी गई हैं इनको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल 10, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल 24, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। समीकरण के रूप में लिखने के बाद इनको अंताखंड रूप में लिखते हैं। अंताखंड रूप क्या होता है, जो संख्या बराबर में दी रहती है हम उससे भाग दे देते हैं। अंताखंड रूप आप लोगों को बताया जा रहा है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंताखंड रूप। इस रूप में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे पहले वाले में, तो आ जाएगा x अपान 10, फिर y अपान 5 आ जाएगा और 10 अपान 10 1 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। उसके बाद 24 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x अपान 8 y अपान 6 इक्वल 1 आ जाएगा। तो ये दो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन मिल जाएंगे। ये पहला वाला हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा। इन दोनों की हेल्प से आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ के लिए ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू है। ये दोनों के अंताखंड रूप हैं, x अपान 10 y अपान 5, x अपान 8 प्लस y अपान 6। तो x एक्सिस में देखिए मैक्सिमम 10 और 8 में मैक्सिमम 10 है। तो दो दो का इंटरवल हम ले लेते हैं। दो दो का इंटरवल यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10 हो जाएगा। y एक्सिस में भी ऐसा करते हैं, 2, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। पहला वाला देखिए इक्वेशन x अपान 10 y अपान 9। तो 10 पे स्केल रखते हैं यहाँ पर और इधर 5 पर रखते हैं यहाँ y एक्सिस में, और दोनों को हम मिला देते हैं। ये आपकी लाइन है x प्लस 2y इक्वल 10 वाली लाइन। उसके बाद दूसरा x अपान 8 प्लस y अपान 6, यहाँ 8 में रखते हैं, इधर 6 में रखते हैं, दोनों को मिला देते हैं। ये आपकी लाइन आ जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल 24। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट लिख देते हैं। इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मानते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को C मानते हैं, इसको D मानते हैं और इसको हम E मान लेते हैं। ये जो आपका पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स पता ही 0, 0। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, 0, 8, 0। B के हो जाएंगे 10, 0। C के हो जाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 4, 3 हो जाएगा। इसके हो जाएंगे 4, 3। D के आपके हो जाएंगे 0, 5 और E के हो जाएंगे 0, 6। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 में 2 को गुणा कर देंगे और समीकरण 2 से घटा देंगे। ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 में 2 को गुणा कर लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल 20, दोनों को घटा देते हैं तो x आपका 4 हो जाएगा और y x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो y आपका 3 हो जाएगा। तो ये C के निर्देशांक आ जाएंगे। इतना करने के बाद इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। ट्रू फॉल्स देखने का क्या तरीका है, सबसे पहले
x0 y0 रखते हैं, x की जगह 0 रखिए, 0 + 0 0 हुआ, 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो ये तो फॉल्स होगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, पहला वाला फॉल्स हो गया। दूसरा देखिए 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 24, ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो पहला वाला इक्वेशन आपका जो है ये है, पहली वाली लाइन ये है, इसमें जो शेडिंग होगी फॉल्स है, तो बाहर की तरफ शेडिंग होगी, ये बाहर की तरफ ऐसे होगी शेडिंग, उसके बाद ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें शेडिंग अंदर की तरफ होगी क्योंकि ट्रू दिया है, तो अंदर की तरफ अब शेडिंग करने के बाद आपको ये देखना होता है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो मिनिमम है और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जहाँ से पास हो रही, मतलब सबसे छोटा भी है और सबसे ज़्यादा रेखाएं जहाँ से पास हो रही, सबसे ज़्यादा शेडिंग लाइंस ये वाली पास हो रही। तो मेरे हिसाब से ये आपका एरिया हो जाएगा CDE। तो CDE के लिए यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट्स हो जाएंगे और यहाँ पर Z हो जाएगा, Z आपका दिया गया है 200x + 500y। इस तरह से टेबल बना लेते हैं और जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो इसमें लाई करते हैं, ये वाला इलाका होगा, ये एरिया होगा आपका, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला एरिया होगा जो सबसे छोटा होगा और जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन पास हो रही, ये वाले एरिया को हमने सेट कर दिया। अब इस वाले एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स आपको देख लेने, पहला तो C पॉइंट है, C के पॉइंट्स हैं 4,3, उसके बाद D पॉइंट है, D के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5, उसके बाद E है इसके 0,6, बाकी को आपको छोड़ देना है, बाकी नहीं लेना है, केवल कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं। तो इसमें मान निकाल लेते हैं, Z का मान देखिए ये हो जाएगा 800 और 15 और 8 2300, यहाँ पर हो जाएगा 2300, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2500, ये x की जगह रखना है y की जगह, और ये हो जाएगा 3000। इसमें से आपको निकालना है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान कौन सा होगा, ये आपका न्यूनतम है। अगर ये मान न्यूनतम है तो आपको फाइनली एक लाइन में आंसर लिख देना है Z का बिंदु 4,3 पर न्यूनतम मान 2300 है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। ये कांस्टेंट्स दिए गए हैं, x + 3y लेस देन आर इक्वल टू 60, x + y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, x इज़ लेस आर इक्वल टू y, और ये नॉन नेगेटिव कंडीशन दी गई है। ये z का मान दिया गया है 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, असमीकाएँ दी गई हैं, इनको समीकरण के रूप में लिखना। ये पहला समीकरण हो गया। उसके बाद x + y = 10, ये दूसरा समीकरण हो गया, और ये x बराबर y यानी y बराबर x, ये तीसरा समीकरण हो गया। तो इसको पहले अंतःखंड रूप में लिखना है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं अंतःखंड रूप में, इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, इसका सीधे ग्राफ बनेगा। तो पहले वाले को हम लिख लेते हैं x/60 + y/10
20 60 का भाग दे देंगे तो ये पहले वाले का अंतःखंड रूप बन जाएगा। दूसरे वाले का देखिए 10 का भाग दे देंगे x/10 y/10 = 1, ये दूसरा वाला आ जाएगा। तीसरे वाले में ज़रूरत है नहीं, बस इसको हम ऐसा लिख लेंगे y बराबर x, x बराबर y, y बराबर x, दोनों का मतलब एक ही है। अब इन तीनों की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने का तरीका क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस देखते हैं। यहाँ पर पहला देख लेते हैं x/60 y/20, यहाँ 60 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर 10 है। x एक्सिस पर मैक्सिमम 60 है, तो यहाँ पर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद y एक्सिस पर 20 तक 10 और 20। x/60, x वाले लाइन पर हम 60 पर स्केल रखेंगे, y वाले पे 20 पर, और उसको मिला देंगे। इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये हो जाएगा इस लाइन, ये लाइन आपकी हो जाएगी x + 3y = 60। दूसरा वाला देखते हैं x/10 y/10, इसमें 10 पे स्केल रखेंगे, इसमें 10 पे, और दोनों को हम मिला देंगे। तो x + y = 10, ये वाली लाइन हो जाएगी। उसके बाद y = x, ये लाइन होती है, आप सभी लोगों को पता है, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है जो 45 डिग्री पर इस तरह से जाती है 20 से। तो ये y = x वाली लाइन है। और ये सभी पॉइंट्स हो जाएंगे, ये O के तो पॉइंट्स पता हैं सबको, ये O है, ये A हो जाएगा, B, उसके बाद C, D, E और F, इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे। तो पहले तो A के कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए। A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 10, 0, B के हो जाएंगे 60, 0, उसके बाद E के हो जाएंगे 0, 10, F के हो जाएंगे 0, 20। उसके बाद C और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं C के कोऑर्डिनेट्स। C पर कौन कौन सी दो लाइनें कट कर रही हैं, x + y = 10, ये वाली लाइन कट कर रही है, और y = x वाली लाइन कट कर रही है, ये लाइन और ये लाइन। तो इसके लिए पहली वाली लाइन कट कर रही है और दूसरी और तीसरी लाइन कट कर रही है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, x बराबर y रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, y की जगह x रख देना है, तो 2x = 10, x = 5, तो y भी 5 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 5। इसी तरह D के लिए पहले और तीसरे को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन और तीसरी लाइन कट कर रही है, पहली लाइन ये वाली और तीसरी लाइन y = x। तो पहले और तीसरे को समीकरण 1 व 3 से, तो 1 व 3 से क्या होगा, y = x रखेंगे, तो x + 3x यानी 4x = 60, तो x 15 आएगा, तो y भी 15 आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15, 15।
ये आपके कार्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। कार्नर पॉइंट्स के बाद बात आती है ट्रू फॉल्स की। पहला वाला देखते हैं। पहले वाले में 0 0 रखेंगे, 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, ये ट्रू हो गया। दूसरा वाला 0 + 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ये फॉल्स हो गया। केवल ट्रू फॉल्स इनमें चेक करेंगे। बाकी ये इसमें क्या होता है, इसमें जिधर ग्रेटर देन होता है उधर की तरफ शेडिंग होती है। तो इसको आप देख लेते हैं। ट्रू पहला हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। तो एक एक को करते हैं। पहला वाला x + 3y वाला ये है, ट्रू है। तो ट्रू है तो नीचे की तरफ शेडिंग होगी, नीचे की तरफ शेडिंग कर देते हैं। नीचे की तरफ 90 डिग्री में शेडिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला फॉल्स है तो ऊपर की तरफ करेंगे। दूसरी वाली लाइन ये है तो इसमें हम ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ करेंगे। तो बाहर की तरफ का मतलब ये हो गया ऐसे 90 डिग्री पर। उसके बाद जो तीसरा वाला है, तीसरे वाले में लिखा है कि x0 y0 दोनों रखेंगे। तो 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये तो कोई कंडीशन नहीं होती। तो इसमें आपको क्या करना है, जिधर की तरफ ग्रेटर होता है, अगर y की तरफ x इज़ लेस देन आर इक्वल टू y है तो y एक्सिस की तरफ आपका जो शेडिंग है y अक्ष की तरफ जाएगी। तो ये आपकी लाइन है, इसकी शेडिंग ये x अक्ष है, ये y अक्ष। तो ग्रेटर y आपका ग्रेटर है तो y अक्ष की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। y अक्ष आपका इधर है, x अक्ष इधर है, तो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ कर देते हैं इस तरह से। आपको ये सब शेडिंग करने का मतलब है, आपको ये समझाना है कि कौन सा वो रीजन होगा, कौन सा क्षेत्र आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, बहुत ज़्यादा रेखाएं जिसमें, वो वाला भाग आपको छांटना है। तो मेरे हिसाब से वो ये वाला भाग हो जाएगा, ये और इनके कार्नर पॉइंट्स देख लेते हैं, ये। तो इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट्स और यहाँ पर लिखेंगे z आपका है 3x + 9y, टेबल बना ली जाएगी। पॉइंट्स में पहला देखते हैं, पहला कौन सा पॉइंट है, C है। C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 5। उसके बाद दूसरा पॉइंट D है, D के हैं 15, 15। फिर E है तीसरा पॉइंट 0, 10 और फिर F है 0, 20। ये चार कोनों को मिला रहा है। ये वाला जो एरिया है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन है, उसमें केवल 4 कार्नर पॉइंट्स हैं। ये वाले 4 पॉइंट्स हैं, केवल वही पॉइंट लिए जाते हैं। अब Z का मान निकालना है आपको। इसमें मान रख देंगे 15 और ये आ जाएगा 45। तो 15 + 45 ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा आपका 180। उसके बाद 90 आ जाएगा, फिर 0, ये आ जाएगा 180। क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना है आपको, Z का न्यूनतम और अधिकतम मान। तो देखिए ये तो आपका हो गया न्यूनतम मान और अधिकतम इन दो पर है। तो ऐसे करेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम आंसर आपको कैसे लिखना है, एक लाइन में यहाँ पर लिखना है Z का अधिकतम मान
मान 5 अधिकतम मान 15 और 0, 20 पर 180 है तथा न्यूनतम मान 5, पर 60 है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, आलेखी विधि द्वारा z बराबर -50x + 20y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत। ये आपको व्यवरोध दिए गए हैं, मतलब असमीकाएँ दी गई हैं, इनके अंतर्गत आपको इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद बराबर के रूप में लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा 3x + y = 3। मतलब कहने का कि जो लेस आर इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू लगा हुआ है उसमें हम केवल बराबर का साइन लगा देंगे, उसको समीकरण बना देंगे। 2x - 3y = 12। ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। फिर ग्राफ खींचने के लिए इनको अंतःखंड रूप में परिवर्तित करेंगे। तो पहले वाले को देखिए, अंतःखंड रूप में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना है, -5 का भाग देना है पहले वाले में। तो 2x / -5 - y / -5 = -5 / -5। तो यहाँ पर ये आ जाएगा x / -5/2, 2 नीचे चला आएगा। यहाँ पर माइनस प्लस y / +5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1। ये पहला हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरे इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म बदलने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। तो 3x / 3 y / 3 = 3/3। तो ये आ जाएगा x / 1 y / 3 = 1। ये आपका दूसरा आ जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरा वाला देख लीजिए, हमें 12 से डिवाइड करना होगा। तो 2x / 12 - 3y / 12 = 12/12। तो ये आ जाएगा x / 6 प्लस y / -4 आ जाएगा = 1। ये तीसरा हो जाएगा। इन तीनों की सहायता से हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ देख लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश। सबसे पहले हमको ये देखना है कि x अक्ष में प्लस में कितना है मैक्सिमम। प्लस में 6 है और माइनस में 2.5 है। तो प्लस में 6 तक हम नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद x अक्ष में माइनस में 2.5 है। 5/2 का मतलब 2.5, तो 3 तक नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 -1 -2 -3। उसके बाद y में देखिए, प्लस में 5 है, ये 3 है, ये -4 है। तो प्लस में 5 आएगा। वन 2 3 4 5। उसके बाद माइनस में देख लीजिए, मैक्सिमम 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। 1 2 3 और 4। -1 -2 -3 -4। उसके बाद एक एक से हम ग्राफ को खींचते हैं। सबसे पहला देखिए, x / -2.5 एंड 5। यहाँ पर -2.5 यहाँ पर आएगा इसको, और y एक्सिस पर 5 पर स्केल रख के इसको हम सीधे मिला देंगे। ये ऐसे मिला देंगे।
ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, 2x माइनस वाई इक्वल -5। उसके बाद दूसरा देखिए, x/1 प्लस y/3 इक्वल 1। x में 1 पे स्केल रखेंगे, y में 3 पे, और इसको हम मिला देंगे। ये आपकी कौन सी लाइन होगी, देखिए 3x प्लस y इक्वल 3, 3x प्लस y इक्वल 3। तीसरा देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म है x/6 y/-4, x/6 यहाँ पर, y/-4 यहाँ पर स्केल रख के हम मिला देंगे। ये आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, देख लीजिए 2x - 3y इक्वल 12। उसके बाद इनके कार्नर पॉइंट देख लेंगे, ये O है, ये A है, उसके बाद B है, C, उसके बाद D हो जाएगा, E हो जाएगा, A B C D, इसका नाम E दे देंगे, और ये आपका F हो जाएगा। इन सब के पॉइंट्स हम डिसाइड कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 1, 0, इसका हो जाएगा 6, 0, ये हो जाएगा 0, 3, 0, 3 और 0, 5। ये 4 पॉइंट हो जाएंगे। बाकी लिखने को हम इनको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ट्रू फॉल्स देखना है। पहले वाले में x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, तो ये पहला वाला देखिए क्या हो जाएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये आपका फॉल्स होगा। तीसरा वाला देखिए 0, 0 रखेंगे तो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 12, ये आपका ट्रू होगा। तो ये तीनों को हम शेडिंग करते हैं। तीनों में पहली वाली लाइन आपको दिख रही है, पहली वाली लाइन है x/-2.5, ये वाली लाइन है, इसकी शेडिंग ट्रू है तो अंदर की तरफ होगी, इस तरफ को होगी। शेडिंग करने का मतलब है कि आपको पता चले कि कौन सा एरिया मोस्ट शेडेड है। इस तरह से ये शेडिंग कर देंगे जितनी हमको ज़रूरत होगी। उसके बाद दूसरा वाला फॉल्स है। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए x/1 y/3, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, ये वाली लाइन है, ये बाहर की तरफ जाएगी। बाहर की तरफ जाने का मतलब है ऐसे जाएगा, इस तरह से हम शेडिंग कर देंगे। उसके बाद तीसरा वाला ट्रू है, तीसरा वाला भी अंदर की तरफ आएगा, ये तीसरा वाला है, तीसरी लाइन ये है, ये भी अंदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ आएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर जो आप एरिया देख रहे हैं, जो मोस्ट शेडेड एरिया, वो आपको दिखाई दे रहा होगा DCAB, ये आपका मोस्ट शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला अंदर का ये वाला पोर्शन आपका मोस्ट शेडेड है, यहाँ से लेकर DCAB यानी ABCD। E और F वाला एरिया शेडेड नहीं है। मोस्ट शेडेड एरिया आपका हो जाएगा ABCD। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये खुला हुआ है। खुला हुआ का मतलब है कि ये
जो है वो अनबाउंडेड है, इसका जो क्षेत्र है वो अनबाउंडेड है यानी अपरिबद्ध है। तो अपरिबद्ध के लिए पहले हम यहाँ पर पॉइंट्स निकालते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ z का मान लिखेंगे। z बराबर है -50x + 20y। पॉइंट्स में सबकी वैल्यूज़, पहला पॉइंट आपका है a के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। उसके बाद b है 6, 0। उसके बाद c है 0, 3। उसके बाद d है 0, 5। ये a, इसकी वैल्यू रखेंगे तो -50 आएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो -300 आएगा, फिर आ जाएगा 60 और फिर 100। यहाँ पर हमको ये देखना है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो सबसे न्यूनतम मान कौन सा है, तो इसके आगे लिख देंगे न्यूनतम। न्यूनतम मान आपका -300 हो जाता यदि ये एरिया बाउंडेड होता, लेकिन ये एरिया खुला हुआ है यानी एरिया अनबाउंडेड है। तो आपको लिखना होगा, चूँकि क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध का मतलब है अनबाउंडेड है, अतः मैंने बताया था शुरुआत में कि एक तरह का बाउंडेड रीजन होता है, दूसरी तरह का अनबाउंडेड रीजन होता है। पहले जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए वो सब बाउंडेड वाले थे, यानी सब में बंद था ये ग्राफ। इसमें खुला हुआ है तो ये अपरिबद्ध यानी अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का रूल मैंने बताया था 4, तो पॉइंट तक तो 4 चीज़ें तो सब में होती हैं कॉमन, 5वीं चीज़ अनबाउंडेड में अलग होती है। तो वो 5वीं चीज़ मैंने बोला था कि आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4, इसमें ये अनबाउंडेड वाला क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है। देखिए, चूँकि क्षेत्र अपरिबद्ध है अतः z का न्यूनतम मान -300 हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है और नहीं भी। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि होगा कि नहीं होगा? अगर एरिया अनबाउंडेड है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसका न्यूनतम मान होगा और क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर ये बाउंडेड होता तब ये यहीं पर इसका ये आंसर निकल आता। अनबाउंडेड पर हो भी सकता है और नहीं भी। इसका डिसीजन लेने के लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? जो z बराबर आपको इक्वेशन लिखनी है, z बराबर -50x + 20y, और z की जगह पर ये मान रख देना है। z की जगह -300 रख देंगे तो -300 = -50x + 20y। उसके बाद -300 से डिवाइड कर देंगे, इधर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x/6, इधर आ जाएगा y/15, y/-15 आ जाएगा। ये इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगा। z की जगह पर इस इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उद्देश्य फलन में z की जगह -300 रख देना है। जो भी इसका मान आता है, इसमें -300 है तो इसमें रखने के बाद ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा इसको हमें ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ आपका कहाँ पर है? ये है। इसको आप दिखाएंगे 6 पर स्केल रखेंगे और -15 पर, तो 6 तो ये हो गया कॉमन पॉइंट हो गया, -15 नीचे कहीं होगा, तो इसका ग्राफ लगभग ऐसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये आपके z का ग्राफ होगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं z वाले ग्राफ को -300 = -50x + 20y। ये वाला ये ग्राफ हो गया। अगर z का ग्राफ, z वाली लाइन का ग्राफ कॉमन पॉइंट है, मतलब पहले भी इससे एक लाइन जा चुकी हो, अगर वो कॉमन पॉइंट से पास होता है, जैसे यहाँ पर लिखेंगे z
z बराबर -300 रखने पर जो रेखा प्राप्त होती है वह बिंदु 6,0 से होकर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 6,0 से पहले भी एक लाइन होकर जा रही थी, ये तीसरी वाली लाइन 6,0 से जेड वाली लाइन भी होके जा रही है। तो अगर ये कॉमन पॉइंट है, जहाँ से जेड जा रहा है वहाँ से कोई और लाइन भी होके जा रही है, तब इसका मान नहीं हो सकता है। अगर ये वाला पॉइंट इसके अलावा, इन कॉमन पॉइंट्स के अलावा और कहीं से होकर जाता तो इसका जेड का न्यूनतम मान -300 हो सकता था। लेकिन क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, ये दोनों में कॉमन है, 6,0 इसका भी पॉइंट है, जेड का भी पॉइंट है, अतः आंसर में लिखा जाएगा जेड का न्यूनतम मान -300 नहीं होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखिए, z बराबर 3x + 2y का मिनिमाइजेशन करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये आपको कांस्टेंट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट्स गिवन होते हैं उनको समीकरण के रूप में लिखते हैं। पहला समीकरण हो जाएगा x + y = 8। दूसरा समीकरण हो जाएगा 3x + 5y = 15। उसके बाद दोनों को अंताखंड के रूप में लिखेंगे। इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, x/8 + y/8 = 1। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो x/5 आएगा, y/3 आएगा = 1। ये पहला वाला इंटरसेप्ट फॉर्म, ये दूसरा वाला। दोनों की हेल्प से हम ग्राफ खींचते हैं। ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस y डैश। x में मैक्सिमम कितना है? 8 और 5 में मैक्सिमम 8 है, y में भी 8 है। तो 2-2 का इंटरवल कर देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। उसके बाद इधर भी यही करना है, 2 4 6 8। यहाँ पर पहले वाले में 8 पे स्केल रखेंगे x एक्सिस पर, y में भी 8 पर रखेंगे, दोनों को मिला देंगे। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा x + y = 8। उसके बाद दूसरा है 5 और 3 है, इधर 5 पे रखना है और इधर 3 पे रखना है, इसको मिला देना है। ये आपका इक्वेशन है 3x + 5y = 15। ये O हो जाएगा, ये A हो जाएगा, B, उसके बाद C, उसके बाद D। इसके पॉइंट्स हो जाएंगे 5, 0, इसके 8, 0, 0, 8 और यहाँ पर आ जाएगा 0, 4। उसके बाद इसमें ट्रू फॉल्स देखते हैं। x0 y0 रखेंगे तो 0 = > 8, ये फॉल्स होगा। तो पहला वाला तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखिए 0 > 15, ये आपका ट्रू होगा। तो पहला वाला आपका ये फॉल्स है, तो ये बाहर की तरफ शेडिंग होगी इसकी। दूसरा वाला ट्रू है तो इसमें अंदर की तरफ शेडिंग होगी, ये दूसरी लाइन है। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एरिया जो आपका है वैसे तो बाउंड है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर शेडिंग नहीं हो पा रही है। मतलब ना तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं,
दोनों या तीनों जितने भी कांस्टेंट होते हैं जो हम समीकरण बनाते हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो इसमें ना तो ये दोनों लाइनें कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना इनका कहीं प्रॉपर शेडिंग बन रही। देखिए इसकी लाइनें इधर की तरफ आ रही हैं, इसकी लाइनें इधर जा रही हैं, और ये बीच वाला पोर्शन खुला हुआ है। तो शेडेड एरिया वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन लाइस करती हैं, उसके भीतर होती हैं। तो ऐसे में जब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं, ना तो ये कहीं आपस में मिल पाएंगी, ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ना इनकी कोई कॉमन शेडिंग है, तो ये जो तीसरा टाइप है, पहला टाइप मैंने बताया बाउंडेड का, दूसरा बताया अनबाउंडेड का, जैसे एग्जाम्पल 4 बताया। एग्जाम्पल 5 इस टाइप का होगा कि ये सभी अलग अलग लाइंस होंगी, इसकी कोई एक प्रॉपर शेडिंग नहीं होगी। वैसे तो बाउंड होगा लेकिन ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये किसी श्रेणी में थर्ड टाइप में आता है, तीसरी श्रेणी में आता है। ऐसे क्वेश्चन में लिखा जाता है इस समस्या का कोई भी हल नहीं होगा। रीजन में लिखना है क्योंकि कोई भी कोई भी बिंदु समीकरणों को संतुष्ट नहीं करता है। फाइनली आप इसको लिख देंगे। इसमें और कुछ आपको पॉइंट्स नहीं निकालने, ना जेड का मान निकालना है। इसमें आपको सीधे लिख देना है इस समस्या का कोई हल नहीं है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग के तीनों टाइप बता दिए हैं। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।